नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल। तो आइए इसके बारे में सार रूप में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस उपन्यास की अगर बात करें तो ये वो रचना है जिस उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये उपन्यास हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। इसके कथ्य में आंचलिकता की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सभी विशेषताएं इस उपन्यास में मिलती है। देखिए, आंचलिकता क्या होती है? जहाँ जिस क्षेत्र के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं वहाँ पर कल्पना का समावेश ना करके जो यथास्थिति है उसका चित्रण अपने लेखन के माध्यम से करना, वो क्या है? आंचलिकता है। यानी इन्होंने जिस क्षेत्र को अपने इस उपन्यास में लिया है, जिस स्थान को इस उपन्यास में लिया है, उसका बिल्कुल यथार्थ चित्रण किया है। यहाँ पर ये ना तो किसी राजनीति से प्रभावित है, ना कहीं कल्पना से प्रभावित है, ना ही कहीं किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित हैं, अपितु जहाँ जो जैसा दिखाई दे उसको यथास्थिति को यथार्थ रूप में उसका वर्णन करना ही क्या कहलाती है? आंचलिकता कहलाती है। तो इस उपन्यास में अगर देखें तो आंचलिकता के सभी गुण मौजूद हैं और ये पहला आंचलिक उपन्यास भी इसीलिए माना जाता है और यही कारण है कि इस उपन्यास के द्वारा ही रेणु को ये विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। मैला आंचल उपन्यास की अगर शुरुआत की बात करें तो 1946 में बिहार के एक पिछड़े गांव जिसका नाम क्या है? मैरीगंज। यानी इसमें मुख्य पृष्ठभूमि में कौन सा स्थान या जगह या गांव है? वो है मैरीगंज में मिलिट्री के आने से होता है। रेणु जी ने बहुजनों की आर्थिक और सामाजिक समस्या को बेहद गहराई से समझकर उसके हर पक्ष को उजागर इस उपन्यास में किया है। यहाँ दो समस्याएं किसकी? बहुजनों की। कौन सी? एक तो आर्थिक समस्या और दूसरी क्या है? सामाजिक समस्या। दोनों ही समस्याओं का बखूबी चित्रण यहाँ पर हुआ है। 1946 में उपन्यास के घटनाक्रम को आरंभ करते हुए समय रेणु जी ने 1942 के जन आंदोलन के प्रभाव और पृष्ठभूमि को भी साथ ही साथ चित्रित भी किया है। यानी यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था, जन आंदोलन चल रहा था 1942 का, उसको भी इस उपन्यास में घटनाक्रम को या प्रभावित दिखाया गया है। यानी इसी आंदोलन के प्रभाव और पृष्ठभूमि को चित्रित इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने किया है। इस उपन्यास में अंचल की सुंदरता है और कुरूपता। यानी ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो कुरूप पक्ष है उसको छुपाने का प्रयास किया या केवल सुंदरता को ही ज़्यादा दिखाने का प्रयास किया, दोनों का समान रूप से चित्रण किया है। देखिए, जो उपन्यासकार होते हैं वो क्या करते हैं, कईयों की लेखन पद्धति में ये बात शामिल होती है कि वो किसी भी अच्छाई को, जो समाज की अच्छाई है या जो समाज का अच्छा पक्ष है, उसे उजागर करते हैं और जो बुराइयां होती हैं उन्हें निम्न तौर पर या कम उसका बखान या वर्णन अपने रचना में करते हैं। और कुछ उपन्यासकार ऐसे होते हैं या रचनाकार ऐसे होते हैं जो सामाजिक बुराइयों को ही केंद्र में रखते हैं, उन्हीं बुराइयों को उजागर करते हैं कि समाज में अच्छा कुछ नहीं है, चारों तरफ बुरा ही बुरा है। लेकिन यहाँ पर रेणु जी की इसकी खासियत क्या है कि इन्होंने जो भी उस अंचल, उस क्षेत्र की सुंदरता है उसका भी चित्रण किया है और वहाँ जो बुराई है, जो उसकी कुरूप पक्ष है, उसका भी समान रूप से चित्रण किया है। जिसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी दर्शाया गया है। यानी जो समाज में जातिवाद की समस्या है, अफसरशाही जो है, यानी अफसरों के द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं या अपनी जो तानाशाही की जाती है, इसके साथ साथ कैसे अवसर मिलने पर राजनेता हावी हो जाते हैं, यानी अवसर का लाभ उठाने वाली जो राजनीति है उसका चित्रण तो किया ही किया। इसके साथ साथ जो धर्म के नाम पर मठ स्थापित किए जाते हैं, आश्रम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें कितना ज़्यादा पाखंड है उसको भी उजागर करने का प्रयास इन्होंने किया है। तो यहाँ वस्तु और शिल्प दोनों ही आधारों पर अगर देखें तो ये उपन्यास सबसे अलग उपन्यास माना जा सकता है या कहा जा सकता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी अगर विशेषता देखें तो वो विशेषता क्या है कि इसमें कोई नायक नहीं है, यानी कोई नायक या नायिका नहीं, बल्कि कौन है ये नायक? ये व्यक्ति नहीं, नायक तो है लेकिन व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि अंचल ही यहाँ का नायक है। यानी जो वहाँ का वातावरण, जो क्षेत्र, जो प्रदेश, वहाँ की क्रिया प्रतिक्रिया घटनाएं, वही यहाँ के नायक हैं। यानी जो मैरीगंज है उसके आसपास का जो क्षेत्र है या वो स्थान, वही यहाँ पर नायक है।
मिथिलांचल प्रदेश के ऊपर रचित कथा में अंचल की भाषा का ज़्यादा उपयोग किया गया है ताकि ये उपन्यास स्वाभाविक लगे, इसलिए वहाँ के लोगों की जो आम भाषा है उसका प्रयोग यहाँ ज़्यादा हुआ है। अब पात्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर प्रमुख पात्रों की हम बात करेंगे, देखिए उपन्यास है, एक बड़ी रचना है, तो इसमें पात्रों की संख्या 2, 4, 5 नहीं बल्कि कई है, लेकिन हम यहाँ प्रमुख पात्रों की बात करेंगे क्योंकि 10 मिनट के या 15 मिनट के वीडियो में सारे पात्रों के विवरण बताना और पूरे उपन्यास को विस्तार से बताना इतना संभव नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सार रूप में इसको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो पात्र परिचय में हमें क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले प्रमुख पात्र कौन है, डॉक्टर प्रशांत है। ये एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा हाल में पूर्ण करके इस गाँव को कार्यभूमि के रूप में चुनकर यहाँ पर आते हैं, यानी वो इस गांव में अपना कार्य करना चाहते हैं और इसी प्रदेश को उन्होंने चुना है। ये एक मुख्य पात्र है। दूसरी स्त्री में अगर मुख्य पात्र है वो कौन है, स्त्री पात्र वो कौन है, कमली है। ये मुख्य नारी पात्र है जो कि एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन डॉक्टर प्रशांत के मेहनत से या इनके इलाज से जो कमली है वो ठीक हो जाती है और बाद में दोनों विवाह कर लेते हैं। जो विश्वनाथ मालिक हैं ये कमली के पिता हैं और एक जमींदार भी हैं। इनके व्यक्तित्व को भी यहाँ पर बखूबी दिखाया गया है कि किस प्रकार विश्वनाथ का जो व्यक्तित्व है वो भी इस नाटक में इस उपन्यास में अहम भूमिका निभाता है। उपन्यास का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत बनर्जी जो पटना के मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करके मलेरिया और काला अजर जो काली बुखार है उस पर शोध करने के लिए कहाँ पर आता है, मेरीगंज में आता है। 2 बीमारियों का जिक्र किया गया है, एक तो मलेरिया का और दूसरा काला अजर का, और इन दोनों ही के बारे में जानने के लिए, शोध करने के लिए डॉक्टर प्रशांत कहाँ आते हैं, मेरीगंज आते हैं। डॉक्टर प्रशांत ने अपनी डिग्री कहाँ से ली है, पटना के मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद देखें तो मलेरिया केंद्र खुलने से संपूर्ण जो मेरीगंज गांव है उसमें हलचल मच जाती है। क्यों हलचल मच जाती है, क्योंकि लोग अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास के प्रति लोगों में बहुत आस्था है। ये लोग किसी डॉक्टर से इलाज करवाने से कहीं ज़्यादा अच्छा झाड़ फूंक पर भरोसा करते हैं, टोना टोटके पर विश्वास करते हैं, भूत प्रेत आदि पर ये भरोसा करते हैं। ये वैज्ञानिक युग से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि ये जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी, जो अंधविश्वास समाज में फैला हुआ था, उसी पर भरोसा करते हैं। इसीलिए जब गांव में मलेरिया का केंद्र खुला उसके इलाज के लिए, क्योंकि मलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी और मलेरिया केंद्र जब खुला तो लोगों में हलचल मच गई। कारण क्या था, क्योंकि ये अंधविश्वासी थे और इनको लगता था कि ऐसा करने से पूरे गांव का नुकसान होगा, हमें अपनी बीमारी के लिए झाड़ फूंक का प्रयोग करना चाहिए, टोना टोटके का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के उनके रूढ़िवादी या संकीर्ण विचारों से ग्रस्त ये ग्रामीण लोग हैं। जाति व्यवस्था का यहाँ पर बोलबाला दिखाया गया है इस उपन्यास में। डॉक्टर प्रशांत को कमली से प्रेम होता है और साथ ही साथ लोगों की स्थिति से रूबरू होकर उनमें राजनीतिक चेतना वो जागृत करते हैं। कौन करते हैं, डॉक्टर प्रशांत। ये कमली से प्रेम करते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं और लोगों की हालत को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर वो उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, या राजनीति में अगर बदलाव आएगा तो समाज में या इस गांव की स्थिति में भी बदलाव आ जाएगा। ये किसको जागृत करते हैं, गांव के लोगों को जागृत करते हैं। इसके साथ साथ जाति व्यवस्था का बोलबाला यहाँ दिखाया गया है, तो जो कि हमारे समाज की सबसे कुरूप अवस्था मान सकते हैं कि जाति के आधार पर कैसे समाज बांट दिया जाता है, उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग का किस प्रकार से शोषण करते हैं, वो भी यहाँ इसमें पात्रों के माध्यम से वर्णित किया गया है। इसके बाद देखें तो कमली की अगर बात करें तो कमली कैसी स्त्री है, कोमल हृदय वाली स्त्री है जो अपने अभिभावकों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती। अभिभावक कौन है, जो विश्वनाथ है। ये कौन है, कमली के पिता है। ये जो विश्वनाथ मालिक गांव के तहसीलदार हैं और बाद में वो इसे छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, यानी ये तहसीलदार का पद छोड़ देते हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये जमींदारी प्रथा के प्रतीक है कि जमींदारी प्रथा समाज में कितनी हावी है और समाज पर उसका कितना दबदबा है, ये विश्वनाथ के पात्र के माध्यम से इस उपन्यास में दिखाया गया है। विश्वनाथ मलिक के चरित्र में द्वंद्व दिखाया गया है। कैसे, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, विचारों की लड़ाई, दोगलापन।
यहाँ पर नेता होने पर ये गंभीर होते हैं, वहीं पर जब ये घर में होते हैं तो बहुत ही हंसोड़ और समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। यानी जब नेता है तो गंभीर भाव से युक्त हैं और जब घर पर हैं तो उनके स्वभाव में गंभीरता दिखाई नहीं देती। उसके बाद अगर देखें तो मैला आंचल में संपूर्ण समाज जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ है। इसी जाति व्यवस्था के कारण जो जातिगत झगड़े हैं वो यहाँ पर आम बात हैं। जातिगत शक्ति संतुलन भी सामाजिक संरचना ही करता है। प्रत्येक जाति का अलग टोला यहाँ पर बना हुआ है और वो अपनी ही जाति में बंध कर अपना जीवन जीते हैं या अपने ही नियमों के अनुसार, अपनी जाति के नियमों के अनुसार अपने जीवन का पालन करते हैं। तो किस प्रकार कि चमार का बेटा चमार का ही काम करेगा, लुहार का बेटा लुहार का ही काम करेगा। तो जाति की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई है और इसी के कारण लोगों में झगड़े होते रहते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो सवर्ण के जो लोग हैं वो दलितों के टोले में तभी आते हैं जब उनका कोई स्वार्थ हो, यानी जब उन्हें अपने कोई काम निकलवाना हो तभी वो दलितों के टोले में आते हैं। छुआछात का वातावरण है यहाँ पर। भंडारे में सब जाति के अनुसार बैठ के खाते हैं, यानी जब मंदिर का भंडारा भी अगर लगता है तो वहाँ पर सब जाति के हिसाब से अलग अलग पंक्तियों में बैठकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि छुआछात का जो विचार है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लेखक ने आर्थिक समस्या को मेरीगंज की सबसे बड़ी समस्या मानी है कि मेरीगंज जो गाँव है वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? आर्थिक समस्या है। और इसी समस्या के कारण जो अन्य विचारधारा है वो सब पर हावी है, चाहे वो जाति के आधार पर है चाहे धर्म के आधार पर है, लेकिन सभी आर्थिक रूप से परेशान है, गरीबी का जीवन जी रहे हैं। किंतु बाद में गांव की स्थिति से वाकिफ होकर लेखक जो सोचने लगा कि जिसके लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है उसके लिए दवाई किसी काम की नहीं है। ये कौन सोचता है? जो डॉक्टर प्रशांत है वो ये सोचता है कि जहाँ पर भूख और बेबसी हावी हो जाती है वहाँ दवाई काम नहीं करती। उसके लिए बेहतर यही है कि वो भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। कि भूख से मरने, तिल तिल कर मरने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मलेरिया से ग्रसित होकर बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु को वो प्राप्त करे। कौन? इस गांव के जो लोग हैं। भाषा की अगर बात करें इस उपन्यास में तो भाषा सृजनात्मक भाषा और प्रयोगशील है। लेखक ने सरल और सजीव भाषा में प्रचलित लोक कथा, लोकगीत, लोक संगीत के साथ साथ जो तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश है इसको भी उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है और इसी वातावरण के अनुसार इन्होंने भाषा के शब्दों का भी चयन किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि आंचलिक जीवन स्थिर नहीं होता, उसमें निरंतरता, प्रवाह या गति बनी रहती है। यहाँ पर जीवन में स्थिरता नहीं है। तो जो शैली की बात करें सूक्ष्म व्यंग्यात्मक शैली है, यानी छोटे तौर पर ये व्यंग्य भी करते हुए नजर आते हैं। इसी शैली में इस उपन्यास की रचना की गई है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बातें हैं, मुद्दे हैं वो इन्होंने उठाए हैं यहाँ पर और सूक्ष्म व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस उपन्यास में जो मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि उपन्यास किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। रचना काल क्या है? 1954 ईस्वी है। ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है। इस उपन्यास में 2 खंड है। पहला जो खंड है उसमें 44 परिच्छेद है, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है। ये आपको ध्यान में रखना है। कथा का क्षेत्र कहाँ है? बिहार के पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव कथा का क्षेत्र है। यहाँ पर पृष्ठभूमि क्या ली गई है? 1942 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम इसकी पृष्ठभूमि में है। यहाँ नायक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नायक कौन है। संपूर्ण जो अंचल है वही इस उपन्यास का नायक है, यानी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि पूरे अंचल को इन्होंने नायक के तौर पर लिया है। यहाँ आपको रेणु जी के जो विचार हैं इस उपन्यास के बारे में वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर रेणु जी क्या कथन मैंने यहाँ शामिल करने की कोशिश की है। ये क्या कहते हैं कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथा अंचल में है, पूर्णिया बिहार अंचल का एक जिला, जिसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल है। मैंने इसके एक हिस्से के एक गांव को ही क्या है, पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। तो ये खुद बताते हैं कि कहाँ का जिला है, कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है। इस उपन्यास के बारे में वो कहते हैं कि इसमें फूल भी है, धूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी और सुंदरता भी है। सुंदरता के साथ साथ कुरूपता भी है।
ये कहते हैं कि मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यानी जो परिस्थितियाँ थी, जो आसपास का माहौल था, जो वातावरण था, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर वहाँ से नहीं निकला, बल्कि सभी चीज़ों को मैंने इस उपन्यास में समेटने की कोशिश की है। तो ये पंक्तियाँ रेणु जी के कथन हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जो रेणु जी के कथन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है इस उपन्यास में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास आपको समझ में आ गया होगा। सार रूप में समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर इसके अलावा आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।